बातचीत कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। किसकी बातचीत कर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये जो आपको दिखाई दे रहा है शख्स, इस शख्स का नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और इसके कई प्रकार की उपाधियां हैं, आपको मैंने बता रखी। राय पिथोरा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राय पिथोरा। दल पुंगल भी कहा जाता है और एक हम नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट, क्योंकि मालूम है उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी जीत गया और भारत के अंदर उनकी एंट्री हो गई। तो ये प्रतापी शासक भी माना जाता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, ऐसी भी बातें हैं किवंदिती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किवंदिती। किवंदिती यानी लोगों के द्वारा कही गई बातें। एक बात ऐसी भी है, नॉर्मली पुरुष और महिला के बीच में एक विभेद होता है। विभेद कैसे होता है? हम अगर लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग अलग है और पुल्लिंग अलग है, ये बात तो अपन समझते हैं। लेकिन एक चीज अगर हम और भी देखें, सभी वयस्क यहाँ पर बैठे हैं, मैं बातचीत कर सकता हूँ। एक चीज अगर हम और भी देखें तो आपको पता है कि जो पुरुष होता है ना, पुरुष उसके भी वक्ष स्थल होते हैं। वक्ष स्थल होते हैं पुरुष के भी और महिला के भी वक्ष स्थल होते हैं। वो अलग बात है, महिलाओं के थोड़ा उभार होता है और पुरुषों के थोड़ा उभार कम होता है। लेकिन वक्ष स्थल जिसको हम बोलते हैं वो पाए जाते हैं पुरुष में भी और महिला में भी। लेकिन एकमात्र पूरी पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति हुआ कौन? पृथ्वीराज चौहान, जिसके अंदर ये जो अवशेष कह रहे हैं ना, वक्ष स्थल के जो अवशेष कह रहे हैं, वो अवशेष इसके अंदर नहीं पाए गए थे। किसके अंदर? पृथ्वीराज चौहान में। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, हर पुरुष के अंदर जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि महिलाओं में उन दोनों हार्मोनों की अधिकता है और पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन की अधिकता है। और फिर भी वो दोनों हार्मोन महिला वाले, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, कुछ मात्रा में पुरुषों में भी पाए जाते हैं और महिलाओं के अंदर भी कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ महिलाओं वगैरह के दाढ़ी वगैरह भी आती है। दाढ़ी मतलब हल्के हल्के बाल आते हैं, थोड़ी बहुत मुझे पर बाल आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं ऐसे कि वो यूं कर दें, ऐसे बाल भी नहीं आते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं आते हैं, लेकिन हल्के हल्के आते हैं ना, वो आ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण, क्योंकि उनके अंदर कुछ मात्रा है। और कुछ पुरुषों के अंदर, कुछ क्या, लगभग सभी पुरुषों के अंदर वक्ष स्थल पाए जाते हैं। वक्ष स्थल यानी आप यहाँ पर निशान देखेंगे अलग प्रकार से, वो निशान महिलाओं में भी पाया जाता है और पुरुषों में भी। तो ये एक प्रकार का निशानी होती है कि थोड़ा बहुत महिला वाला कैरेक्टर भी पुरुष में होता है। लेकिन एकमात्र मर्द हुआ कौन? पृथ्वीराज चौहान। भगवान राम के भी ये वक्ष स्थल थे। किसके थे? भगवान राम के भी वक्ष स्थल मौजूद थे और ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। कितनी सच्चाई अपन ने तो देखा नहीं कभी उसको, लेकिन लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के वक्ष स्थल मौजूद नहीं थे, यानी कंप्लीट 100% मर्द था। कैसा था? 100%। इसका मतलब ये नहीं दूसरे मर्द नहीं है, मर्द सब है। कहानी ये हो रही है कि वो जो कैरेक्टर है 1%, वो भी उसमें नहीं था। मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह की कहीं कमी रही होगी, उसके टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहा होगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति माना जाता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब आपको मालूम है पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई लड़ी है, या मैं कहूं जिसके कारण संघर्ष हुआ है, वो संघर्ष आपको पता है गढ़वाल वंश का जयचंद। क्या नाम है? जयचंद। जयचंद जो था वो गढ़वाल वंश का था। कौन से वंश का था? गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। और मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि ये कहां का शासक था? कन्नौज का शासक था। कहां का शासक था? कन्नौज। कन्नौज आपका पड़ता है यूपी के अंदर। कहां पड़ता है? यूपी। उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ने वाला जो शासन मैं कहूं एक क्षेत्र है, नाम क्या है? कन्नौज। उस समय भारत का शक्ति केंद्र था। गुप्त काल और मौर्य काल के समय शक्ति केंद्र के रूप में उभरा था। वहां शासन कर रहा था कौन? जयचंद। कौन से वंश का था? गढ़वाल वंश का था। इसकी पुत्री का नाम था संयोगिता। क्या नाम था इसकी पुत्री का? संयोगिता। ये जो घोड़े पे दिख रही है आपको सुंदर कन्या, इसका नाम क्या था? संयोगिता। और ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है ये आपका कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अब कहानी कुछ इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? यहाँ आप देख रहे हो एक मूर्ति या स्टेचू भी दिखाई दे रहा है आपको, है ना? मूर्ति स्टेचू दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर माला डालती हुई ये जो महिला है, ये महिला आपकी कौन है? संयोगिता। कौन है ये? संयोगिता। कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण से कर्पूरी देवी, जो मैंने नाम बताया था आपको इनकी माता का, किनका? पृथ्वीराज चौहान। कर्पूरी देवी के जो पिता थे ना, वो पिता ऑलरेडी दिल्ली में मौजूद थे। क्या मौजूद थे? दिल्ली में। और संरक्षिका कौन बन गई थी आपको पता है? कर्पूरी देवी। और जब गद्दी पर बैठा पृथ्वीराज, तो यूं समझ लो कि दिल्ली गिफ्ट में मिला इसको। किसमें मिला? गिफ्ट में। तो बड़ा होने के बाद जब इसने शासन संभाला तो दिल्ली किसके पास चला गया? पृथ्वीराज चौहान के पास। और इधर जो शासक बैठा था कौन? जयचंद। जयचंद कहां का शासक था? कन्नौज। अब दोनों भारत के क्या हैं? शक्ति केंद्र हैं। दोनों भारत के क्या है? शक्ति केंद्र। गुप्त काल मौर्य काल में भारत का शक्ति केंद्र कौन रहा है? कन्नौज। कन्नौज से पहले मगध, मगध के बाद कन्नौज। और बाद के काल में शक्ति केंद्र कौन हो गया था? दिल्ली। ठीक है। अब इसने जो इच्छा जाहिर की जयचंद ने, इसकी पूरी नजर थी दिल्ली पर। कहां नजर थी? दिल्ली पर। इसने कहा जब कन्नौज में मैं बैठा हूं तो दिल्ली किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए। ऐसी इसकी मंशा थी जयचंद की, है ना? लेकिन उधर किसको मिल गई दिल्ली? पृथ्वीराज चौहान। तो इसने इच्छा जाहिर की पृथ्वीराज के सामने कि देखो भैया ऐसा है, आपकी सीट में आधा % हिस्सा मेरे को दे दो, 50-50 की पार्टनरशिप। आधी गद्दी मेरी, आधी गद्दी तेरी।
दोनों मिलकर शासन चलाएंगे, क्योंकि कन्नौज मेरे पास है, दिल्ली तेरे पास है, दोनों भारत के शक्ति केंद्र है, दोनों 50-50 करके चलाएंगे। मेरी बात को मान लो। इसने प्रस्ताव भेजा, पृथ्वीराज ने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। पृथ्वीराज ने कहा दिल्ली मेरी है और मेरी ही रहेगी, मैं कोई सीट, कोई क्या रोटी थोड़ी, आधी रोटी तेरे को दे दूंगा, आधी रोटी मैं खाऊंगा, सीट में मैं ही बैठूंगा। तो पृथ्वीराज ने इसके प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। वहां से जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति क्या आ गई, शत्रुता आ गई। क्या आ गई, शत्रुता। पहला कारण तो इनके बीच की शत्रुता का ये वाला हो गया, दिल्ली वाला जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो कारण बना, वो कारण बताया जाता है एक ग्रंथ के अनुसार। ग्रंथ का नाम याद रखना, पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ है, लिखने वाले आदमी का नाम है चंद्रवरदाई। क्या नाम है, चंद्रवरदाई, जो कि कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान और वो दोनों एक साथ ही जन्मे थे और एक साथ ही मरे, ऐसा माना जाता है। तो उसने ग्रंथ लिखा था क्या, पृथ्वीराज रासो। उसके अंदर उसने इस जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में लड़ाई का कारण माना है किसको, संयोगिता को। किसको माना है, संयोगिता को। अब संयोगिता की स्टोरी क्या है वो सुन लो जरा, फिर मैं आपको लिखाने का काम करूंगा। संयोगिता की स्टोरी ऐसी है कि दिल्ली पर शासन कर रहा पृथ्वीराज चौहान, इधर कन्नौज में बैठा है कौन, जयचंद, और उसकी एक पुत्री जवान हो रही है। नाम क्या है उसका, संयोगिता। जवान हो रही है इसलिए कह रहा हूं कि विवाह की उम्र हो रही है अभी इसकी। क्या हो रही है, विवाह की उम्र। और वहां पर अचानक क्या है, पहले जमाने में क्या होता था, चारण एक जाति थी। कौन सी जाति थी, चारण। चारण जाति के लोग क्या करते थे, गाने वगैरह बजाना वगैरह गाकर किसी सेना में जब युद्ध क्षमता था ना, युद्ध जब होता था तो इधर चारण जाति के लोग ढोल नगाड़े बजाते थे, गाने गाते थे, गीत गाते थे, उत्साहवर्धन करते थे। और जब युद्ध नहीं होता था तब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर उस राज्य का क्या करते थे, बखान करते थे। क्या करते थे, बखान, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। तो कुछ चारण जाति के लोग कन्नौज राज्य पहुंचे और वहां जोर जोर से गाने गाने लगे। किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उसका बखान करने लगे। तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर मतलब राज कर रहा है, प्रतापी शासक है, गानों में बोला उन्होंने। और वो गाने किसने सुन लिए, तो इसने चारण को बुला के पूछा इसके बारे में बात चल रही है, जरा बताओ हमको। तो इन्होंने कहा आप नहीं जानते हो, नहीं, पृथ्वीराज चौहान। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक है, दिल्ली का, यूं समझ लो भारत का बहुत प्रतापी शासक है। तो पहली ही मुलाकात में इंप्रेस हो गई। क्या हो गई, इंप्रेस। अभी बंदे को देखा नहीं है, अभी खाली सुनाई दिया है। क्या दिया है, सुनाई, तारीफ सुनी है, कहते ना, कहते हाँ यार वो बढ़िया है, यूं कहते तो एक बार आदमी इंप्रेस हो जाता है, अच्छा बढ़िया है, देखना पड़ेगा। तो ये अंदर ही अंदर एक बार तो इंप्रेस हुई उस परिचय, उस इन्विटेशन कार्ड से। फिर एक बार क्या हुआ कि कन्नौज राज्य में एक चित्रकार आया। कौन आया, चित्रकार। वो चित्रकार चित्र बना के लाया था पृथ्वीराज चौहान का। अब चित्रकार होते कई लोगों के चित्र बनाते, राजा महाराजा के चित्र बनाते, उनके पास बहुत सारे चित्र होते। तो वो वहां दिल्ली से होकर पहुंचा था कन्नौज, उसके पास एक डायग्राम बना हुआ था किसका, पृथ्वीराज चौहान। तो जब संयोगिता के सामने वो चित्रकार पहुंचा तो संयोगिता की नजर एक चित्र पर अटक गई और संयोगिता ने पूछा ये बंदा कौन है। क्योंकि संयोगिता ने देखा चित्र में एकदम हैंडसम दिख रहा है आदमी, एकदम हैंडसम और समझदार व्यक्ति दिखाई दे रहा है, सुंदर सा एक प्रतीत हो रहा है ना। अपनी भाषा में अपन बात करें तो लंबा चौड़ा हैंडसम कोई आदमी है, कौन है ये बंदा। तो उस चित्रकार ने कहा इनको नहीं जानते, नहीं, अरे ये पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक। अब मामला कितनी बार सुन लिया उसने, एक बार तो गानों से सुना, एक बार फोटो, अच्छा इंप्रेस हो गई। एक बार तो उनको यार इतना प्रतापी आदमी, लोग उसके गाने गा रहे, दूसरा दिखने में भी इतना जबरदस्त। तो वहीं पर संयोगिता उसको अपना क्या दे बैठी थी, दिल दे बैठी थी, ऐसा कहा जाता है। कौन से ग्रंथ में, पृथ्वीराज। कितनी सच्चाई है वो तो ये रासो लिखने वाला जाने। ऐसा माना जाता है कि ये अपना दिल उसको दे चुकी थी, किसको, पृथ्वीराज को। बाद में ऐसा कहते हैं कि इसने प्रस्ताव भिजवाया था अपने, कई सहेलियां वगैरह होती, दूत वगैरह होते हैं। फिर पृथ्वीराज भी मन ही मन इसको क्या करने लग गया था, पसंद करने लग गया था। दोनों की लव स्टोरी क्या हो गई थी, प्रारंभ। इस तरीके से बताया जाता है कि इसने वहां प्रस्ताव भिजवाया कि भाई मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, इस प्रकार से कुछ रहा होगा। अब क्या कहा होगा, अपने को बता के थोड़ी भेजेंगे कि भाई मैं ये ऐसे भेज रही हूँ, ऐसा कोई थोड़ी नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ भेजा होगा। तो इधर से बंदा भी क्या हो गया, इंप्रेस हो गया। दोनों की क्या प्रारंभ हो गई, प्रेम कहानी दोनों की क्या हो गई, प्रारंभ। और इधर ये जो भाई साहब बैठे जयचंद, इनको पता ही नहीं कि मामला चल क्या रहा है। इधर जयचंद की ऑलरेडी दुश्मनी चल रही किससे, पृथ्वीराज, और उन्हीं की बेटी किससे प्रेम कर बैठी, पृथ्वीराज चौहान से। अब जयचंद के मन में ख्याल आया कि हमारी जो बालिका है जवान हो रही है तो विवाह कराना पड़े। फिर कहीं से खबर मिली कि ये तो चक्कर पड़ रहा है, ये तो किससे प्रेम कर रही है, पृथ्वीराज चौहान से। तो वो आंख बबूला उठा और उसने गुस्से में आकर के और एक स्वयंवर का आयोजन करवाया। उसने कहा मैं स्वयंवर का आयोजन करवा रहा हूं, तेरे को किसी न किसी के साथ बांध दूंगा मतलब निपटा दूंगा, तेरा फाइल क्या कर दूंगा, निपटा दूंगा। तू ज्यादा परेशान कर रही है, तेरी फाइल को क्या करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। तो उसने स्वयंवर का आयोजन, अब इधर से संयोगिता उस समय उसकी बात को लेकर के, क्योंकि पिताजी है, अब डायरेक्ट थोड़ी कहेगी ऐसे कैसे विवाह करा दोगे, भाग जाऊंगी मैं, ये थोड़ी कहेगी। तो उसने
प्रेम पूर्वक कहा होगा कि पिताजी ऐसा मत करो, मैं प्रेम करती हूँ ये वगैरह। उसने कहा वो मेरा शत्रु है और शत्रु से मैं तेरी कभी भी विवाह नहीं कराऊंगा। तो आपस में थोड़ा सा इनके भी मनमुटाव हो गया, और इधर इसके कहे बिना, इसकी मर्जी के बिना इसके पिता ने किसका आयोजन कर दिया है? स्वयंवर का आयोजन कर दिया है। अब जब स्वयंवर का आयोजन किया गया तो इन्विटेशन कार्ड भेजने पड़ते हैं कि भाई महाराज पधारो। स्वयंवर जो आयोजित करता है वो अपनी बेटी की तरफ से, अपने राज्य की तरफ से सभी राजाओं को क्या भेजता है? इन्विटेशन कार्ड, कि भाई आपको आना है स्वयंवर के अंदर, मेरी बेटी हो सकता है आपको पसंद कर ले, आपकी लॉटरी खुल सकती है, तो आप पधारना। इस तरीके से कुछ कहा होगा, अपन नॉर्मल भाषा में समझ रहे। तो इसने सभी को आमंत्रित किया पर पृथ्वीराज को इन्विटेशन कार्ड नहीं किया। अब ये बात जब संयोगिता को पता लगी तो बहुत आंख भूला हुई। उसने कहा कि क्यों आपने उसको इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया? उसने कहा शत्रु को कौन बुलाता है भैया, उससे बचने के चक्कर में तो तेरे को मैं बांध रहा हूं इधर, अब उसको ही बुला लूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना, मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। इस प्रकार से यहां पर अगर अपन देखें तो इस जयचंद ने जबरदस्ती काय का आयोजन किया? समदर का। और समदर में इसने इस पृथ्वीराज की इंसल्ट करने के लिए जो समदर का दरबार होता है सजा हुआ, उस दरबार के बाहर खड़े रहते द्वारपाल। कौन खड़े रहते हैं? द्वारपाल। गेट में खड़े रहते हैं, आप जाओगे आप नहीं जाओगे, वहां द्वारपाल की जगह इसने पृथ्वीराज चौहान की धातु से बनी हुई क्या बनाई? मूर्ति बनाई, स्टेच्यू जैसा बनाया और उसको द्वार पर खड़ा कर दिया। कहां खड़ा कर दिया? द्वार पर। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी राजा उस द्वार से होकर आएंगे वो पृथ्वीराज को देखेंगे कि ये तो यहाँ द्वारपाल की तरह खड़ा है, उसकी इंसल्ट होगी। क्या होगी? इंसल्ट। उसका अपमान करने के उद्देश्य से इस जयचंद ने ये मूर्ति खड़ी कर दी थी। कहां? द्वार के बाहर, वो आदमकद मूर्ति। तो ये बात जब इसको पता लगी संयोगिता को बड़ी दुखी हुई, फिर भी कर क्या सकती थी, पिता के सामने तो डायरेक्ट जा नहीं सकती थी। अब स्वयंवर का आयोजन हुआ और ये स्वयंवर हो रहा है, इसकी सूचना किसको मिल गई? इधर पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज को सूचना मिली, उसको भी बड़ा क्रोध आया। उसने कहा अपनी प्रेमिका का क्या हो रहा है? स्वयंवर हो रहा है, इन्विटेशन कार्ड अपने को ही नहीं आया है, तो मामला क्या है? गड़बड़। तो ये यहां से जाने की तैयारी करता है कि भाई पहुंचना तो पड़ेगा कैसे न कैसे। इधर संयोगिता को माला पकड़ा दी जाती है, इनमें से जो समझ में आ रहा है उसके ऊपर क्या कर दे? अब उसकी बेचारे की इच्छा नहीं, जबरदस्ती पकड़ा दी माला, इधर को करना ही पड़ेगा। अब सब राजा खड़े हैं इधर, वो माला लेके एक एक के सामने जा रही है। जैसे माला लेके एक के सामने जा रही है उसके मन में क्या फूट रहे? लड्डू। सामने वाले के संयोगिता अभी डालेगी माला, मन में लड्डू फूटा ही हो रहा है ऊपर, और वो माला डाली भी रही, ऐसे जा रही है, फिर आगे खिसक जा रही है, जा रही आगे खिसक। बेचारा सबके नीचे ऊपर थी, सबकी क्या हो गई? सबके नीचे क्या हो गई? नीचे हो गई। किसी की माला नहीं डाली, सीधी ये तो सीधी 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 पहुंच गई गेट पे। गेट पे क्या खड़ी हुई थी? मूर्ति में जाके उसने माला क्या कर दी? डाल दी। अब देखो यहाँ दो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं मूर्ति की जगह आके खड़ा हो गया था कौन? पृथ्वीराज, और उसने पृथ्वीराज के ऊपर ही माला डाल दी थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वहां क्या खड़ी गई थी? मूर्ति। तो उसको उनमें से कोई बंदा समझ में नहीं आया, उसने सीधा पृथ्वीराज की मूर्ति पे जाके क्या पहना दी? माला। अब उधर जयचंद क्या हो गया? आंख बबूला, और एक बार माला पहना दी तो पहना दी, फिर कुछ नहीं कर सकते। स्वयंवर का सिस्टम ये होता है, सारा शक्ति महिला के हाथ में होती है कि तेरे को सेलेक्ट करना है, माता पिता को नहीं करना है, तेरे को करना है। उसने पहना दी। अब इधर से आया घोड़े पर कौन? पृथ्वीराज चौहान। उस स्थल पर पहुंच गया। आपको मालूम है इसका नाम है राय पिथौरा। मैंने आपको बताया था तेजी से कहीं भी पहुंचता था। ये कैसे पहुंचता था? तेजी से। इतिहास में दो ऐसे योद्धा हुए जो तेजी से पहुंचते थे, एक तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और एक रहा बाजीराव पेशवा। कौन रहा? बाजीराव पेशवा, मराठा सम्राट। 47 युद्ध लड़ा, एक भी नहीं हारा। कौन? बाजीराव, जिसको फिल्मों के अंदर पागल बता दिया। फिल्म आई थी बाजीराव, बाजीराव मस्तानी वाली फिल्म आई थी ना, उसमें पागल बता दिया, मूर्ख बना रहे बॉलीवुड वाले। 47 युद्ध लड़ा वो बंदा। कितने युद्ध लड़ा? 47। एक भी युद्ध नहीं आ रहा था वो आदमी। और वो आदमी दिल्ली की जो होती थी ना, दिल्ली की जो दूरी थी वो तय करनी होती थी 72 घंटे में, वो 18 घंटे में तय करता था। कौन? बाजीराव पेशवा। तेजी से युद्ध करने वाला। एक तो वो हुआ और एक कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान। इसलिए इसको उपाधि भी कहीं के दिए। ये घोड़े पर पहुंच गया था। कहां पर? कन्नौज, अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को लेकर। और जब ये पहुंचा तो रोकने का प्रयास भी हुआ, लेकिन ये तो पृथ्वीराज चौहान था और सामने से युद्ध भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अब जयचंद की भी इज्जत का सवाल हो गया। तो उसने धमकियां वगैरह सब दी होगी, और इधर से अपना सिक्का ही जाना चाह रहा है किसके साथ? पृथ्वीराज के साथ। अब फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना, ये दोनों राजी थे। अब इसको ऐसा बताया जाता है कि इसको उठा लिया इसने और घोड़े पर बिठा लिया, और घोड़े पर बिठा करके इसको लेके वहां से क्या हो गया? फुर्र हो गया। लेके क्या हो गया? फुर्र। और जयचंद बापड़ा ऐसे देखता रह गया। जयचंद को न दिल्ली मिली न अपनी बेटी मिली, चक्कर पड़ गया जयचंद के। फिर जयचंद वहां से क्या हो जाता है? आंख बबूला हो जाता है। जयचंद वहां से क्या हो जाता है? आंख बबूला। और जयचंद उस गुस्से को निकालने के लिए पृथ्वीराज पर, अब देखो अब डबल दुश्मनी हो गई। पहले दिल्ली वाला प्रस्ताव नहीं माना, दूसरा अपनी बेटी को उठा के ले गया घर के अंदर घुस के। कहां घुस गए? घर के अंदर घुस के आंखों के सामने से उठा के ले गया। दूसरे जो मेहमान है वो भी अपने देख रहे ले जा रहा है। वो इस विचार में थे कपड़े ऊपर माला आएगी, इधर तो माला ही और चले गई। आदमी कोई और आ गया जिसको इन्विटेशन कार्ड ही नहीं दिया था।
तो सब मामला गड़बड़ा गया। फिर इधर से जयचंद क्या करता है, अपना गुस्से को पृथ्वीराज पर निकालने के लिए ऐसा बोला जाता है कि इसने निमंत्रण कार्ड दिया था मोहम्मद घोरी को। किसको दिया था? मोहम्मद घोरी को आमंत्रित करता है ये किससे युद्ध करने के लिए? पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि जयचंद को पता था अपन नहीं जीत सकते पृथ्वीराज से। जयचंद को मालूम था ना, मैं आमने सामने युद्ध लड़ूंगा तो पृथ्वीराज हरा देगा, इसलिए उसने बैक सपोर्ट में किसको बुलाया? कंधे पे रख करके इसने यहां पर गोली चलाई, ऐसा समझ लो आप। लेकिन ये जो इसने मूर्खता की जयचंद ने, वो फिर उसका इतिहास ऐसा रहा कि उसको फिर भारत ने भुगता। किसने भुगता? भारत ने। ये नालायक आ तो गए, लेकिन फिर लगातार सल्तनत काल वहां से क्या हो गई? प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। इनका इतिहास, काला इतिहास लाने वाला आदमी कौन है? जयचंद। आपने देखा है रामायण के अंदर भी विभीषण ने रावण को मरवाया, और यहां भी आप देख रहे हो पृथ्वीराज को एक तरीके से बंदी बनवाने वाला मान लो, या भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन है? जयचंद है। ठीक है। हालांकि फिल्म आई पृथ्वीराज चौहान, उसमें मैंने उस दिन आपको बताया था, जबरदस्ती दिखा रहे थे कि उसने क्या कर लिया, जौहर। ऐसा कोई जौहर हुआ नहीं। ये पूरी कहानी है किसकी? संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान। फिर आगे मालूम है आपको, तराइन के 2 युद्ध होंगे, एक होगा 1151 और एक होगा 1152। उसकी अभी अपन चर्चा करेंगे। ये यहां तक कहानी समझ में आ गई।